तो शुरू करते हैं आज का न्यूज 13 जनवरी। तो ये जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे लॉ ऑन सीईसी ईसी सिलेक्शन इशूज नोटिस टू गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इसके लिए क्या होगा, एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाएगा और उस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इन लोगों को चुना जाएगा। तो पहले क्या था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मतलब सीजीआई थे, उनका भी रोल होता था कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे नहीं बनेंगे। इनको क्या किया गया था, नया एक्ट आया था, इनको हटा दिया गया था। तो इसी पे किसी ने पिटीशन डाला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखते हैं क्या है बात। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डिक्लाइंड to stay a new law which brushed aside a top court judgment to include the Chief Justice of India as a member of the high-powered selection committee to appoint the Chief Election Commissioner and Election Commissioner। तो क्या कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बना है उस लॉ को स्टे करने से मना कर दिया कि हम इस रोक कानून पे रोक नहीं लगा सकते हैं। जिसमें क्या बात की गई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट में किसका रोल है, चीफ जस्टिस का। तो इनको हटा दिया गया। तो ये कह रहा है कि मतलब जजमेंट को कैसे लॉ में, मतलब कोई सरकार जो है कानून बना के जजमेंट को कैसे हटा सकती है। सुप्रीम सर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हाउ कैन वी स्टे स्टेट्यूट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि हम ये देख सकते हैं कि कोई लॉ ठीक है या नहीं है, अल्ट्रा वायर्स है नहीं है, लेकिन हम किसी लॉ को स्टे नहीं कर सकते हैं। सरकार जैसा चाहे लॉ बना सकती है। बोलो क्या बोलो। सर एक बार ये वापस बताइए ना, मुझे कम समझा। कुछ नहीं। अब बात ऐसी है कि जैसे मैंने बताया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में क्या है, जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी तो एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, वो अपॉइंट मतलब वो चूज करेगा कौन बनेगा। तो उसमें चीफ जस्टिस भी थे मेंबर में, लेकिन उसे हटा दिया गया। ऐसा कानून बनाया है किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उस कानून का नाम है क्या, सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, जिसमें क्या किया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया गया सिलेक्शन के लिए, मतलब कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसी चीज को लेके बोला कि पिटिशनर डाला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट उसे कैसे हटा दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं किसी लॉ को स्टे नहीं कर सकता, ये सरकार का काम है। तो देखिए नया जो आया है एक्ट कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023। इसमें क्या किया गया, डायल्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाय रिप्लेसिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो पहले क्या था, जब इनका अपॉइंटमेंट होगा तो अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इनको हटा के क्या रख दिया गया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनके जगह। तो मतलब सर लड़ाई जो, पहले चीफ हाँ जस्टिस थे और अभी उन्हें हटा के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा है। हाँ अभी समझ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब कहता है कि लड़ाई किस चीज को है, तो लड़ाई है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को लेके। ये जो नया एक्ट है 2023 का, देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 7 में क्या कहता है कि जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी ना, जो चुनेगी किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को, उस कमेटी के कौन कौन मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष एक नेता, और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। या अगर अपोजिशन नहीं है तो लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी अपोजिशन की, उसमें से एक, उसमें से मेंबर। तो पहले इसमें क्या था, ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इनको अब हटा दिया गया सेक्शन 7। अब कहानी समझ में आई। यस सर। तो इसी चीज का लड़ाई चल रही है, ठीक है। और सेक्शन 8 में है कि सिलेक्शन कमेटी जो है क्या कर सकता है, तो टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर एंड कंसीडर पर्संस अदर देन दोज सजेस्टेड बाय द सर्च कमेटी। तो कह रहा है कि ये अपना काम ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगा और कह रहा है उनके भी सजेशन को मानेगा जो सर्च कमेटी के अलावा हो। मतलब कि ये जो इस एक्ट के अंदर क्या है
कि जो सिलेक्शन कमेटी के लिए मेंबर है वो तो है ही, कोई अगर और भी सजेस्ट करेंगे तो उनको भी सुन सकते हैं, मतलब सिलेक्शन कमेटी के लिए। ठीक है, तो मेन है सेक्शन 7 को लेके कंटेंशन, मतलब झगड़ा चल रहा है। फिर देखिए ये आपका जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। तो क्या दिया गया, रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 5.7% इन द दिसंबर। तो अभी जो रेट इन्फ्लेशन है वो कितना है, 5.7%, ठीक ना। और नवंबर में कितना था, 5.5। तो अभी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है, 5.7। अब समझते हैं होता क्या है। रेट इन्फ्लेशन क्या होता है, इज द चेंज इन द प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। तो प्राइस इंडेक्स में जो बदलाव होता है, और प्राइस इंडेक्स में जो बदलाव होता है उसको मॉनिटर करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। ये तो हुआ न्यूज की बात है, अब समझते हैं क्या है। दिसंबर 2023 में क्या हुआ, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ गया, 5.69 हो गया। पहले कितना था, 5.5 नवंबर में था। अब कहता है दिस वाज ड्राइवन बाय हायर प्राइसेस फॉर फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड पल्सेस। अब कहता है कि ये क्या करेगा, जो फ्रूट्स हैं, फूड आइटम्स जो हैं जैसे फ्रूट्स, सब्जी, मसाले, पल्स, ये महंगे हो जाएंगे अब, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या करता है, कैन अफेक्ट द रिटेल इंडस्ट्री बाय काउजिंग कंज्यूमर्स टू स्पेंड लेस। तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक ना, तो वो क्या करेंगे, खर्च कम कर देंगे, महंगाई बढ़ेगी तो एक रिसेंट स्टडी के द्वारा कहा गया है कि 76% ऑफ बायर्स आर स्पेंडिंग लेस मनी। 76% जो लोग खरीदने वाले हैं वो क्या करेंगे, अपना खर्च कम कर देंगे। कंज्यूमर्स आर प्रायोरिटाइजिंग मोर इसेंशियल नीड्स एंड कटिंग कॉस्ट इन एरियाज लाइक क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट। तो जो उपभोक्ता है वो आप प्रायोरिटी किस चीज को देंगे जब महंगाई बढ़ती है, तो जो इसेंशियल जरूरत होती है ना उसकी प्रायोरिटी देती हैं। और किसको कटिंग करते हैं, मतलब किनको दरकिनार कर देते हैं, तो जैसे क्लोथिंग, कपड़ा लेना, एंटरटेनमेंट के सामान है, इनको लोग साइड कर देते हैं, यही चीजें होती हैं। अब समझते हैं सीपीआई होता क्या है। A consumer price index is a price index, the price of a weight average market basket of the consumer goods and services purchased by household। देखो एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ कि कोई एक फैमिली है और उस फैमिली में जो भी चीजें खरीदी जाती है, ठीक ना, घरेलू सामान जो भी खरीदे जाती है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, फल, फ्रूट्स, घर, गाड़ी, रेंट, हर चीज, तो जो भी चीजें खरीदी जाती है, ओवरऑल ओवरऑल जो प्राइस होता है सारे सामान का, उसको कहते हैं सीपीआई। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब सर एक फैमिली में अगर वो हम्म कुछ भी चीज खरीद रहे तो उसे हम ये बोलेंगे प्राइस। जी, ठीक है, चलो। ये एक न्यूज देखिए, सेंसस रिकॉर्ड्स 27% इंक्रीज इन वाटर बर्ड्स एट काजीरंगा। तो पहले आपको क्या याद रखना है, काजीरंगा है कहाँ पे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, वन हॉर्न, एक सिंग वाले जो राइनोसेरस है ना उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, सर असम, ठीक है। तो वही है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व नोन एज द सेफेस्ट एड्रेस ऑफ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस। एक सिंग वाले जो राइनोसेरस है ये यहाँ पे बहुत सेफ है, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 27% इंक्रीज हुआ है, क्या चीज, जो वाटर बर्ड्स है, जो पानी में पक्षी रहती है उसकी बढ़ोतरी हुई, अच्छी बात है ये। चलो, ये देखो प्रीलिम्स टाइप का आपका न्यूज है। अगर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, समुद्र में जो सबसे लंबा पुल है वो क्या नाम है, अब अटल सेतु, ठीक है। ये किसको किसको लिंक करेगा, तो मुंबई से नवी मुंबई, ठीक ना। तो जो पहले 2 घंटा लगता था अब वो कितना देर में हो जाएगा, 20 मिनट्स में, ठीक है। अच्छा, इसी का एक और नाम भी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये भी नाम है। कितना लंबाई है इसका पूरे, तो 21.8 किलोमीटर, समथिंग समथिंग 22 किलोमीटर है। और ये जो पुल बना है किस पे बना है, कौन से समुद्र पे, अरेबियन सी अरेबियन। पे। और जैसे अरेबियन सी है तो कितना अरेबियन सी के किलोमीटर पे,
तो अरेबियन सी का 6.5 किलोमीटर पे करीब ये पुल है। अब पूरा कितना है? 21.8 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर। सैटरडे मतलब आज से जो है इनको खोल दिया जाएगा लोगों के आने जाने के लिए। ये देखिए एक मिसाइल के बारे में दिया हुआ है। आकाश मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ क्या है? हमारा डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। तो ये क्या है? शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एरियल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये क्या है? एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज का मिसाइल है, और ये जो है सरफेस से लेके कहाँ काम करेगा? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसको बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है। किस लिए बनाया गया? तो वल्नरेबल टू एरियल अटैक्स। तो ऐसा एरिया जहाँ पे हवाई मतलब खतरा का अगर डर है, कोई बम गिराएगा, कोई ड्रोन आ जाएगा, तो वैसे जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे इजाद किया गया, इन्वेंट किया गया। फिर उसके बाद इसमें नए वैरायटी भी आए हैं, आकाश एनजी मिसाइल, जो क्या कर सकता है? इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एट ए रेंज ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के दायरे पे क्या मतलब है? 30 किलोमीटर के दायरे, जहां पे ये फिक्स किया गया। थोड़ा ठंड है तो सर्दी होगी। क्या बोल रहे थे? तो ये जो आकाश एनजी मिसाइल है, तो जहां रहेगा उसके 30 किलोमीटर के दायरे तक में, चाहे एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन हो, किसी को भी उड़ा सकता है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 3087 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 3000 किलोमीटर क्रॉस कर सकता है। और फिर सर उसके एक बाद घंटे में देखिए, क्या बोल रहे हैं? 1 घंटे में कितना? 30? 1 घंटे में 3000 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, अब कहता है इनहेंस कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन विक्टिम, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? फ्राइडे डायरेक्टेड द सेंटर टू कंसीडर अमेंडिंग द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो नया जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जो हिट एंड रन वाला मामला है, उसी में कुछ नया प्रोग्रेस हुआ है। कहता टू इनहेंस द कंपनसेशन ग्रांटेड टू विक्टिम्स ऑफ द हिट एंड रन एक्सीडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्ट निर्देश दिया सेंटर को, कि जो हिट एंड रन है उससे जो पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम्स है उसके, तो उसको कंपनसेशन में क्या किया जाए? इनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। तो जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट आया हुआ है, उसके अनुसार पीड़िता को कितना कंपनसेशन है? 2 लाख का अगर डेथ हो गया, और 50,000 अगर इंजरी हो गई तब। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टू कंसिडर वेदर द कंपनसेशन अमाउंट्स कैन बी ग्रेजुअली इनहेंस्ड एनुअली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या ये कंपनसेशन आप एनुअली बढ़ा सकते हैं क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप इस पे क्या करिए, एक अच्छा डिसीजन लीजिए, ठीक ना। 8 वीक्स का समय दिया, फिर जब उसमें बदलाव आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे को थोड़ा न्यूज शॉर्ट रहता है, एडिटोरियल कम रहते हैं, साइंस के न्यूज कम नहीं के बराबर है। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।